जितना मेहनत किसी की हत्या करने में, किसी घर डकैती करने में, बुरे कामों में जितना दिमाग लगाते हैं, वही दिमाग अच्छे जगह लगाएंगे तो शायद इससे अच्छा सफल होंगे आप। इससे ज़्यादा फल की प्रशासन भय करे ऐसी मैं बात नहीं कहता हूँ। प्रशासन को मित्रवत व्यवहार करके जाना है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जनता जितनी है वो जनता के सेवक है प्रशासन। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री आप होते तो आप क्या करते? कहीं ना कहीं कमजोरियां भी झलकती है कि प्रशासन में पकड़ कम है सत्ता पक्ष की, तभी इस तरह की लोगों में भय होना चाहिए। अपराध के प्रति लोगों में भय होना चाहिए। कैसे रुझान हुआ, कैसे आप राजनीति में आ गए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बता दूं मैं, करे गांव की सेवा करे, जिला की सेवा करे, यही राजनीति है। यहाँ तो राजनीति का अर्थ ही कुछ दूसरा हो गया है। यहाँ राजनीति ऐसे हो रहा है कि भाई भाई की हत्या करवा दे रहा है गद्दी के लिए। यहाँ आप आम जनता की बात कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तो राजनीति का मतलब अर्थ ही कुछ दूसरा हो गया है। सरताज मिलने वाली थी, बनवास मिल गया, सहर्ष स्वीकार किए। जिसके लिए बनवास मिला उनके भाई कुछ है, कुछ व्यवसायिक रंजिश है, लेकिन भय नहीं है। भय क्यों नहीं है? प्रशासन किसी दूसरे एंगल में अपने आप को देख रही है। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुजभान सिंह। मैं आपको बता दूं, यदि इनके बारे में हम बात कुछ कहें तो बहुत सारी बातें हैं जो कहने को है, लेकिन कहना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समय आएगा तो कहेंगे तो अच्छा लगेगा। जो सबके बारे में सोचते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो सबका करते हैं सम्मान, बस वही ये शख्स है सुजभान। और मैं इनके बारे में बताऊं तो अपना हिस्से का जो दुख है, भले ही वो किसी के साथ शेयर न करें, लेकिन खुशियां हर किसी के साथ बांटते हैं। अपने व्यवसाय का जो बेनिफिट है वो हर किसी के साथ बांटने का प्रयास करते हैं। कुछ ना कुछ अंश समाज के लिए निकालते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे राजनीति में आ गए, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं हम सुजभान सिंह से। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर, कैसे हैं आप? धन्यवाद, जय शंकर। जानना चाहेंगे राजनीति में आपका रुझान कैसे आया? चूँकि जहाँ तक हमें जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है लगातार, हमेशा से ही आप अपने जो भी व्यवसाय के जो भी बेनिफिट होते हैं उसके कुछ परसेंटेज तमाम उन गरीबों के लिए, तमाम उस असहाय पीड़ित लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमेशा से निकालते आए हैं। कभी भी कोई भी आपके यहाँ आता है तो हमें नहीं लगता है कि वो आपके यहाँ से वापस जाता हो, कुछ ना कुछ आप उसका मदद ज़रूर करते हैं। आप जैसे लोगों को राजनीति में कैसे रुझान हुआ, कैसे आप राजनीति में आ गए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बता दूं मैं कि कुछ परसेंटेज नहीं, मैं जो कमाता हूं सारा का सारा अपने खाने के बाद जो बचता है वो लग जाता है सेवा कार्य में। राजनीति में आने के बाद तो राजनीति का प्रथम सीढ़ी, राजनीति का मतलब कि मैं पॉलिटिकल साइंस से भी मैं ग्रेजुएशन किया था, राजनीति शास्त्र से। तो मैं जहाँ तक समझता था कि राजनीति सेवा ही है। राजनीति इतनी बड़ी कूटनीति हो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति मतलब जनता की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा। सबसे पहले अपने घर की सेवा करें, गांव की सेवा करें, जिला की सेवा करें, यही राजनीति है। यहाँ तो राजनीति का अर्थ ही कुछ दूसरा हो गया है। यहाँ राजनीति ऐसे हो रहा है कि भाई भाई की हत्या करवा दे रहा है गद्दी के लिए। यहाँ आप आम जनता की बात कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तो राजनीति का मतलब अर्थ ही कुछ दूसरा हो गया है। राजनीति में जिसकी छवि हो जाती है उसको बहुत ही दूसरे नज़र से आम पब्लिक देखने लगा, आम जनता देखने लगी है। इस तरह की राजनीति कहाँ देखने को मिल रही है? मैंने राजनीति देखा हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में, मैं उसकी बात कहूँ, बाकी किसी धर्म की बात नहीं करता हूँ। सनातन धर्म में भगवान श्री रामचंद्र जी का राजनीति भी देखा, उनसे बड़ा राजनीतिक कोई नहीं था। जब उनको सरताज मिलने वाली थी, बनवास मिल गया, सहर्ष स्वीकार किए। जिसके लिए बनवास मिला उनके भाई को, भरत जी के लिए। भरत जी को जब सिंहासन मिला, राजपाट मिला, उन्होंने सन्यासी के रूप धारण के बाहर चले गए। तो वहाँ से राजनीति सीखिए। राजनीति तो श्री रामचंद्र जी भी किए, वहाँ के पूरे विश्व विजेता हुए और राजनीति किए। तो भाई में कभी कलह नहीं था कि हत्या करे। तो राजनीति में किसी भी पार्टी, किसी भी सदस्य, किसी भी साथी से कलह और कंपटीशन, द्वेष की भावना नहीं रहना चाहिए। अपने आप को सेवा करें, उसको मदद के साथ आगे बढ़े, यही राजनीति। जानना चाहेंगे, चूँकि अभी की जो स्थिति बनी हुई है, यदि हम बात करें भोजपुर की, तो भोजपुर में काफ़ी भय का माहौल बना हुआ है। और जिस तरह का
एक दूसरे पर दोषारोपण की स्थिति बनी हुई है। कोई जिला प्रशासन को दोषी ठहरा रहा है, कोई राजनीति के स्तर से देखा जाए तो बहुत सारे तमाम पार्टियों के लोग आते हैं, एक दूसरे को दोषारोपण का काम करते हैं। विपक्ष निश्चित तौर से हावी तो रहता ही है, जो अभी सत्ता में है उस पर कुछ न कुछ कटाक्ष लोग बोल कर चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि जिस तरह की व्यवस्थाएँ अभी है, चूँकि मुझे निश्चित तौर से विश्वास है कि आप हमारे सवालों का उचित जवाब देंगे। अभी जो स्थिति बनी हुई है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं जिला प्रशासन की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है क्या होता तो इस तरह के जो अभी स्थिति बनी हुई है, यदि क्राइम कंट्रोल की बात करें, यदि आपके हाथ में होता तो आप इससे कैसे निपटते और क्या करते? सबसे पहले तो ये कहूँ कि विरोध सत्ता पक्ष रहे या विरोधी दल रहे, सत्ता पक्ष जब भी रहेगी, चाहे जो भी दल का लोग रहें, उनके सत्ता के कार्यकाल में कुछ भी घटना घटित होती है तो दोषारोप उन पर जाती है। कहीं ना कहीं कमजोरियां भी झलकती है कि प्रशासन में पकड़ कम है सत्ता पक्ष की, तभी इस तरह की लोगों में भय होना चाहिए। अपराध के प्रति लोगों में भय होना चाहिए प्रशासन की। प्रशासन भय करे ऐसी मैं बात नहीं कहता हूँ, प्रशासन को मित्रवत व्यवहार करके जाना, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जनता जितनी है वो जनता के सेवक है प्रशासन। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री आप होते तो आप क्या करते? अरे तो मैं उतनी दूर सोचा ही नहीं अभी कि मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री होकर सोचूं, इस तरह की बात नहीं, कल्पना नहीं करना चाहिए। एक जनता के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं ज़रूर अपील करूँगा प्रशासन से कि उनकी भय होनी चाहिए। सच्चाई से जिस तरह वो शपथ ग्रहण करके आए हैं, मैं एसपी हूँ, मैं डीएम हूँ या पुलिस सिपाही में हूँ, तो मैं वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाए, कमाए कुछ करे, कर्तव्य को निभाए। वो जात पात से परे, धर्म से परे होके जनता में सुख प्रयास करना चाहिए। अगर मैं डीएम रहता, मैं एसपी रहता, मैं सिपाही रहता, तो मैं अपने कार्यकाल में, अपने ड्यूरेशन क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में कभी ऐसा होने का प्रयास नहीं करता। मैं चाहे इसके लिए हाथ पर पड़ना पड़े, पब्लिक जनता के बीच में जाकर रहना पड़े, क्यों ऐसा हो रहा, क्या कारण है। बाकी यहाँ जो आरा की आपने घटनाएं देखी, बहुत आपसी रंजिश है, बहुत कुछ है, कुछ व्यवसायिक रंजिश है, लेकिन भय नहीं है। भय क्यों नहीं है? प्रशासन किसी दूसरे एंगल में अपने आप को देख रही है। प्रशासन को जनता के सेवक बनकर रहना चाहिए, तो लोगों में भय होगा कि अगर हम गुनाह करते हैं, आज हमें भय है, मैं आपके साथ मारपीट करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, तो आप थाने में जाके, मुफस्सिल थाने में मेरे खिलाफ अपील करेंगे, अब पुलिस हमें पूछेगी तो मेरी सम्मान जाएगी, तो इस नाते मैं भय हूँ। तो इस तरह का प्यार का भय होना चाहिए लोगों में, सम्मान का भय होना चाहिए कि मेरी सम्मान जाएगी। तो जनता भी है, या जो भी बच्चे या जो भी आपराधिक तत्व ये काम करे, तो उनको अपने भय को रखना चाहिए। जितना मेहनत, मैं उनसे अपील करता हूँ आपराधिक तत्वों से, जितना मेहनत किसी की हत्या करने में, किसी घर डकैती करने में, बुरे कामों में जितना दिमाग लगाते हैं, वही दिमाग अच्छे जगह लगाएंगे तो शायद इससे अच्छा सफल होंगे आप, इससे ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी आपकी, सम्मान के साथ जिएंगे। सभी मेहनत करते, हम लोग भी मेहनत करते हैं, तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्राइम करने में लोगों को दिमाग और मेहनत और डर कितना मेहनत करता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उससे कम मेहनत में उससे ज़्यादा कमाएंगे हम। अच्छा, अभी जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं भय का माहौल है। जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी है और कर्मठ व्यक्ति है, आप कहीं ना कहीं हर जगह रहते हैं, चाहे वो दिल्ली की बात कर लिया जाए या फिर पार्टी में भी आपकी अच्छी पैठ है, अच्छे समाज में बैठते हैं, तो निश्चित तौर से जो अच्छे समाज में बैठता है हमेशा से ही अच्छा समाज का निर्माण करता है, उसकी सोच भी और लोगों से हटके होती है। आपको क्या लगता है कि प्रेम और जिस तरह का आपने भाईचारा का संबंध यदि जिला प्रशासन अपराधियों से करे, तो क्या ये जो घटना घट रही है इससे बचा जा सकता है? अपराधियों से प्रेम करने के लिए नहीं बताया, अपराधियों के अंदर में ये भावना होना चाहिए कि मैं गलत करता हूँ तो प्रशासन हमें नहीं छोड़ेगी, हमें सजा देगी। अभी तो कई तरह ये क्या नाम है, लड़कियों के साथ आग जला दिया जाता है। अभी आप देखें वहाँ पर पेटी में बंद किया 35-36 टुकड़ा करके, ये तो अपराधी का मन बढ़ा है कि मैं फेंक दूंगा, कुछ नहीं होगा। तो डर सा होना चाहिए, सज़ा ऐसा होना चाहिए कि लोगों में भय हो कि मैं अगर ये गलत करता हूँ, पकड़ा जाता हूँ, तो मुझे सज़ा होना चाहिए। तो उस जगह के प्रशासन तथ्य को उजागर करे, सामने ले आए कौन अपराधिक तत्व है, साक्ष्य को ले आए, साक्ष्य से उसे सज़ा मिले, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि कानून हम लोग का बहुत कमज़ोर है? जो भी अपराधी तत्व के लोग हैं, जो भी इस टाइप के लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि हम हत्या करेंगे तो फिर तुरंत छूट के आ जाएंगे, 2 महीना 3 महीने के बाद वापस आ जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिली भगत भी हो सकती है जिससे लोगों को लगता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो वैसी स्थिति में भय का माहौल कहाँ रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, सज़ा तो मिलती है।
आपको प्रशासन सज़ा नहीं दिला पाए, साक्ष्य के अभाव में आप बरी हो गए, सज़ा तो ऊपर वाले देंगे। आप इससे सज़ा से भोगना यही है। मैंने बहुत ऐसा घटना देखा, कहानी बताऊं तो ये तो इसमें आपके इंटरव्यू में कहानी बताने लायक नहीं है। सज़ा मिलती है, आपको इस चीज़ को सोच के रखना। तो सज़ा से आपको भय होना है, चाहे ईश्वर का सज़ा मिले, चाहे प्रशासन का सज़ा मिले, सज़ा तो मिलेगी। तो हमको अपराध करने से भय होना चाहिए, बाकी भय होना नहीं है। हमने पहले भी बताया आपको कि आप अगर जितना दिमाग, जितना मेहनत, जितना रिस्क हत्या करने में, अपहरण करने में, बैंक डकैती करने में करते हैं, उतनी उससे 75% कम 25% के मेहनत में आप अपने परिवार को लालन पालन कर सकते हैं। चलिए, बात से हम लोग विषयांतर हो गए, चूँकि चर्चाएं कुछ हम दूसरी करनी चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह का माहौल था, एक क्वेश्चन यहाँ से भी उभर के सामने आ गया। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि लगातार पूरे भोजपुर ज़िला में एक चर्चा का विषय आप हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। कभी या तो बहुत सारे शादी विवाह वाला चर्चा कि आपने 101 कन्याओं का शादी किया, 151 कन्याओं का शादी किया, कभी कुछ चर्चा में रहते हैं, कभी बोलबम वाला चर्चा में थे कि बहुत सारे लोगों को आपने देवघर ले जाके भगवान शंकर का दर्शन करवाया, या लगातार कुछ ना कुछ आप ऐसा काम करते रहते हैं, इस सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस वक्त की जो चर्चाएं चल रही है, जो भोजपुर ज़िला में चर्चाएं चल रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बदलाव के मूड में है। बीजेपी निश्चित तौर से अब की बार कुछ बेहतर करने वाली है। हो सकता है कि आरा संसदीय क्षेत्र से सूरजभान सिंह को लोकसभा का टिकट मिले। ये कहाँ तक सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पर तो अभी मैं कुछ नहीं बोलने लायक हूँ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाज के सेवक हैं। आशा रहता है कि कुछ हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कहीं से कुछ सुनने को नहीं मिला है क्या होगा। लेकिन कंपटीशन की तैयारी। आखिर आपकी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि विधानसभा में भी आप जिस तरह कर्मठता से आप लगे थे, बड़हरा में, आरा में, हर जगह आप दिख रहे थे, लेकिन आपको टिकट नहीं मिलता है। वैसे लोग जो समाज से कट के रहते हैं उनको टिकट मिल जाता है। लोकसभा में भी आप जिस तरह, चूँकि वैसे व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ कर सके, अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में एक अच्छा लीडर बन के उभर सके, वैसे लोगों को पार्टी टिकट नहीं देती है। आखिर इसका टिकट देने का लॉजिक क्या होता है? ये तो शीर्ष नेता ही जानेंगे टिकट देने का पैमाना क्या है। अपना कर्तव्य है समाज में काम करना, पार्टी के लिए कर्मठ बन के रहना, पार्टी के सिद्धांतों पर चलना। आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी भोजपुर जिला में काफ़ी कमज़ोर है? 2 ही मात्र विधायक है और तमाम आप देख रहे हैं दूसरे पक्ष के लोग हैं जो हर जगह। यदि बीजेपी भारी है तो भोजपुर में कमज़ोर कैसे हो गई? यहाँ बीजेपी के साथ ऐसा क्या हुआ? बीजेपी कमज़ोर यहाँ भी नहीं है। लोकसभा हमने अच्छा जीता, आप देख सकते हैं, अच्छे मार्जिन, 1.5 लाख के करीब मार्जिन में लोकसभा जीता। जनता बीजेपी के साथ है। कारण क्या है इसकी तो कुछ जरूर होगी कि प्रत्याशी। लोकसभा जीतने के बाद भी काफ़ी लोगों में नाराज़गी है, काफ़ी लोग रुष्ट है। जिताने के बाद भी जो लोग जिताए हैं वो भी रुष्ट है। तो आखिर नेतृत्व करता वाला, जो भी नेतृत्व करने वाला लीडर हो, वो सही नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं रुआसा जरूर रहता है। क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी जीती है, जिस राज्य में सत्ता में है, किसी राज्य में सत्ता में नहीं है, विकास का काम चारों ओर हो रहा है। चाहे आरा को लीजिए, छपरा को लीजिए, बक्सर को लीजिए, सासाराम को लीजिए, या रांची को लीजिए, बम्बई दिल्ली को लीजिए। अच्छा, बात को तो आपने टाल दिया था। मैंने मुख्यमंत्री की बात कहा तो आपने एकदम बिल्कुल ही हटा दिया था कि नहीं, इतना बड़ी सोच नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि बीजेपी ने आपको टिकट दे दिया सांसद का, लोकसभा का, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ लिया और आप सांसद भी बन गए, यहाँ के लोगों ने आपको जिता दिया, तो आपने क्या सोचा है? क्या आपको नज़र आ रहा है आरा लोकसभा में कि ये चीज़ यदि हम सांसद रहते तो इस चीज़ को करते? क्या लगता है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा विकल्प स्वच्छता पर था, तो सबसे पहले स्वच्छता पर जाते। जैसे आरा शहर की जल निकासी, कचरे की व्यवस्था कहीं कुछ नहीं, तो इस पर काम करें। दूसरी चीज़ कि आरा या बिहार के लोग बाहर जाते हैं काम करने, तो बिहार के लिए सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था की जाए, चाहे सिंचाई के माध्यम से हो या कृषि के माध्यम से हो। यहाँ शाहबाद को धान का कटोरा बोला जाता है, इसके माध्यम, जैसे हमारे पथ निर्माण मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी मकई के रूप में उद्योग लगाना शुरू किया, मकई के से लेके कटिहार में या कहीं भी फिनाइल मिथाइल बनाने के लिए। इस तरह की कल कारखाना हो ताकि आरा के लोग, यहाँ हमने व्यवस्था देखा है, मेडिकली, शिक्षा और रोजगार, 3 चीज़ की बड़ी समस्या है। इस पर अमल करने की थी। ये तो हब बन गया डॉक्टर का, लेकिन स्वास्थ्य के सेवा में बहुत पिछड़ा है आरा। शिक्षा में भी आरा पढ़ने में बहुत तेज है। आप इसी आरा की धरती से हमारे
पूजनीय वशिष्ठ नारायण जी निकले और शाहबाद आज भी बिहार में शिक्षा पर काफ़ी आगे है, लेकिन आरा में एक शिक्षा का व्यवस्था बने ये देखना चाहिए। अभी तो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज आने वाला है, आ जाएगी, अच्छी बात होगी। यहाँ से लोग प्रतिवर्ष कोटा, पटना या बेंगलोर पढ़ने जाते हैं, कितना पैसा आरा से चले जाता है ना। कोटा में जाके कितने पैसा दे रहे हैं, वो व्यवस्था आरा में होना चाहिए। एक आरा शिक्षा का हब भी है। लोग यहाँ के इतने जागरूक हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रेंट पर घर लेकर कोचिंग सेंटरों में दे के पढ़ाते हैं। तो आरा शिक्षा में भी आगे निकले। और सबसे बड़ी बात देखना चाहिए कि बेकारी दूर हो, ये बेकारी समस्या है। कृषि का क्षेत्र होने के नाते कृषि क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाने का अब तो समय आने पर बताया कि क्या सोचो। पहले सगड़े कुछ बात जाम की भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर रहती है। जाम है, लेकिन रोड तो अब चौड़ीकरण हो रही है। जब चौड़ीकरण हो जाएगी तो होगी। जाम का समस्या है, प्रशासन की थोड़ी सी भूल कहीं होगी। जाम तो है, कचरा है। रिंग रोड की भी समस्या है, चूँकि लोगों का डिमांड था बहुत पहले से कि रिंग रोड बन जाता है। चूँकि चौड़ीकरण हो रहा है, 4 लेन बन रहा है, वो बाहर बन रहे हैं। शहर का चौड़ीकरण कहाँ हो रहा है? शहर में तो उसी रोड पे 2 लेन बनाया जा रहा है, जो खुद सिंगल लेन है उसी पर 2 लेन बनाया जा रहा है। यहाँ की जो भी व्यवस्था है, आरा में काम करने के बावजूद भी व्यवस्था चरमराई हुई है। आरा की गलियों को चौड़ीकरण, आरा की रिंग रोड, जिस तरह बांध बनाए चारों तरफ से बांध करे। अब यहाँ सिंडिकेट के तरफ से जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। सब्जी मार्केट से 1 वे किया है, बांसटाल से 1 वे है, पतली पतली 10-12 फीट की सड़कें हैं, तो वहाँ तो जाम लगेगी। या जैसे आप महाबरी टोला से जाते हैं तो वहाँ तो जाम लगेगी। तो एंट्री पॉइंट जो हो वो चौड़ीकरण हो। 4 लाइन से एंट्री पॉइंट धरहरा से, आज पेपर में मैंने देखा कि अच्छा सोच है और चारों तरफ रोड की चौड़ीकरण हो रही है। आप यहाँ से भी 4 लाइन जाने में चौड़ीकरण 4 लाइन का पेपर में आया है। तो ये पहले से प्लानिंग है। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में रहते रहते सारे रोड, सारे शहर चौड़ीकरण में बदल जाएगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की चूँकि निश्चित तौर से आप तो हम जब भी चर्चा करते हैं आप तो दीवाना रहते हैं अपने पार्टी के, भाई एकदम ब्लाइंड सपोर्टर यदि किसी को कहा जाए तो सुरजभान सिंह है। इसके बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी, इतना मेहनत करने के बावजूद भी, आखिर सुरजभान सिंह पार्टी को क्यों नहीं दिखते? पार्टी को दिखता हूँ, ऐसा नहीं। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्टी के कर्णधार नहीं, जन्मदाता भी कहें, उनसे भी पूर्वज हैं। लेकिन उनसे पूछा गया कि वाजपेयी जी पहले की पार्टी पहले, उन्होंने पहले भाजपा तब वाजपेयी, तो पहले पार्टी जहाँ से मैं हूँ, पहले माता पिता तब हम आएंगे ना, पहले हमारा राष्ट्र। तो राष्ट्र हित सर्वोपरि। पार्टी इसलिए सर्वोपरि है कि राष्ट्र हित के विषय में पार्टी सोचती है। आज देश का सम्मान कहाँ गया? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 का जो चेयरमैन बने, ये हमारे लिए, भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। हमारे लिए नहीं, भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। जहाँ हमारी एंट्री नहीं होती थी, दाखिला नहीं मिलता था, वहाँ पर हम वहाँ उसके चेयरमैन बन रहे हैं। हमारी बात लड़ाई हो, युद्ध हो, किसी के विषय में सोच सकते हैं कि भारत कहाँ गया। भारत विश्व विजेता था, भारत विश्व गुरु था, फिर विश्व गुरु बनने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। सुरजभान सिंह का जीवन का उद्देश्य क्या है? आपने क्या सोचा है, मुझे क्या क्या करना है? मेरी जीवन की सोच क्या, माता पिता ने जन्म दिया, अब प्रभु ने जन्म दिया। अब मेरी ही सोच नहीं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में पहले तो पहचाने कि मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, मेरा कर्तव्य क्या है। हमारी जीवन कुछ दिनों के लिए है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, लिमिट तो बन गया कि 80 साल, 70 साल। इसी जीवन में आपको अपने जीवन का चरितार्थ करना है। हम लोगों के धर्म के हिसाब से भगवान से मेरी प्रार्थना रही कि भगवान ने आपने जन्म दिया, जीवन चरितार्थ के लोगों के काम आ जाए। परोपकार सबसे उत्तम धर्म को बोला जाता है। तो परोपकार में जितने आ जाए उन्हीं का दिया वो चीज़ है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागो मेरा, प्रभु ने दिया। अगर मैं खेती करते रहता, खाते, प्रभु ने 2 पैसा अर्निंग का दिमाग दिए, मेहनत दिए, बुद्धि दिए, तो जो अर्निंग देता, मैं 10,000, 25,000 कमाता, खा पी के ख़त्म कर देता। उससे जो आज भी जो कमाता हूँ, उससे जो बचता है वो परोपकार में लगना चाहिए। तो लोग, हर व्यक्ति को अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जागरूक होकर कुछ ना कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, सुरजभान सिंह है और सुरजभान सिंह का जीवन का उद्देश्य है परोपकार परमो धर्म। दूसरे को मदद करना, दूसरे को साथ देना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। एक अच्छी सोच रखते हैं। हालांकि इन्होंने बीजेपी का बहुत प्रशंसा किया। बीजेपी चूँकि मैं तो पहले भी बता चुका था कि ब्लाइंड सपोर्टर है पार्टी के बारे में कहीं से भी कुछ गलत सुनना नहीं चाहते हैं। तो भाई
कर्मठ कार्यकर्ता है, लेकिन आज तक बीजेपी ने इनको नज़र नहीं, कहीं से भी सुजभान सिंह पार्टी में जैसा चाहिए वैसे नज़र नहीं आया। क्योंकि जिस तरह तमाम यदि बात करें हम विधानसभा की या फिर लोकसभा की, तो जनता का चेहरे हमेशा इस इंतज़ार में रहते हैं कि शायद अब की बार कोई न कोई पार्टी निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी सुजभान सिंह के कंधों पर देने वाली है, लेकिन मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से अब किस तरह से पार्टी डिसीजन ले रही है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोगों की उम्मीद जरूर बनी है। अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, हमने सोचा कि चलिए बात कर लेते हैं। लगातार सुर्खियों में है कि अब की बार लोकसभा का टिकट इनको मिलने वाला है, लेकिन इनका कहना है कि अब पार्टी क्या करती है ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पार्टी जो चाहती है निश्चित तौर से सही चाहती है, पार्टी को सोच समझ के अपना निर्णय लेती है, तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं इन पार्टी के प्रति जो इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है बिल्कुल ही ब्लाइंड है और निश्चित तौर से पार्टी को बहुत मानते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो सुजभान सिंह निश्चित तौर से एक दूसरे की मदद के लिए जाने जाते हैं। सुजभान सिंह की यदि बात करें तो सुजभान सिंह जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी हम कमाते हैं, जो भी अर्न करते हैं, तो खाने पीने के बाद जो भी बचता है वो समाज के लिए है, मैंने अपने लिए। तो ऐसे लोग यदि निखर के आते हैं, ऐसे लोग लीडर बन के आते हैं, ऐसे लोग नेतृत्वकर्ता के रूप में आते हैं, तो निश्चित तौर से लोकसभा का भी विकास होगा, विधानसभा का विकास होगा। जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी ये लोग, चूँकि भाग दौड़ हमेशा लगी रहती है व्यवसाय देखने के लिए, कभी रांची तो कभी भोजपुर, एक पैर रांची तो एक पैर भोजपुर, लगातार लोग देखते रहते हैं। जनता मूर्ख नहीं है और न जनता अंधी है, भले ही कुछ भी हो सब देखती है, और जनता को इंतजार है कि शायद किसी दिन सुजभान सिंह हमारे नेतृत्वकर्ता के रूप में आए। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। डिसीजन पार्टियों का होता है, लेकिन कर्तव्य का निर्वहन हर कोई करता है। लेकिन जिस तरह सामाजिक दायित्व की पूर्ति सुजभान सिंह कर रहे हैं, वाकई एक जो सही मायने में जो लीडर होता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि रामचंद्र जी भी एक नेतृत्वकर्ता के रूप इनकी विचारधारा है। तो ऐसे लोग यदि आते हैं कहीं ना कहीं एक जगह लेके, तो निश्चित तौर से समाज का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन राजू के साथ, थैंक यू।